नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। अब कट ऑफ के चक्र से बाहर निकलते हैं। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा की रणनीति क्या हो, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखो, बहुत सारे मैसेज आए कि भैया हम पहली बार दिला रहे हैं। ऐसे भी मैसेज आए कि पांचवी छठवीं बार मेंस है, तो अब क्या नया करें। मैं एक कॉमन स्ट्रेटजी बताऊंगा जो जनरली 100 में से 80% लोग इसी को फॉलो करते हैं। और ये बेसिक चीजें आप करेंगे तो आप सफल हो पाएंगे। दो तीन चीजें हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा में अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहली चीज तो है प्लानिंग। ये सबसे मेन चीज है कि क्योंकि जैसे एग्जाम पास होता है ना, तो फिर मैसेज आते हैं कि भैया पूरा ऐसे छूट गया है। जैसे प्री में हुआ था ना, उससे ज्यादा मेंस में होता है कि भैया फिलोसॉफी पूरा छूट गया है, पेपर 7 पूरा छूट गया है, कुछ ऐसा नोट्स बना दो जिससे हो जाए। फिर हम लोग 3 घंटे में पेपर 7 का पार्ट 1 पढ़ाते हैं या पार्ट 2 पढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी प्लानिंग सही थी। भाई देखो, सीधा सीधा है, 7 पेपर हैं, दो 200 नंबर के, 1400 नंबर है। अब आप एक पेपर पूरा छोड़ रहे हैं, मतलब 200 नंबर पूरा छोड़ रहे हैं ना, वो अपराध है। तो ये नहीं कर सकते आप। मतलब आपको ऐसी प्लानिंग करना है कि मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो। और खासकर उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते जो आप प्री में नहीं पढ़े हो। जैसे मान लो, जैसे प्री में पेपर 7 आप नहीं पढ़े हो, तो पेपर 7 नहीं छोड़ सकते। पेपर 6 का जो फिलोसॉफी है और सोशियोलॉजी, वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो हम बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। मतलब वो बहुत दिन से नहीं पढ़े हैं। जो तैयारी कर रहे हैं उनकी अलग बात है। पेपर 4 है। पेपर 4 में खासकर अब साइंस का जैसा पैटर्न है, पढ़ के आपसे नहीं बनेगा पेपर, तो बिना पढ़े तो अलग बात हो गई। फिर पेपर 2 है। ये सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला पेपर है और सबसे ज्यादा आउटपुट देने वाला पेपर है। मतलब, और अब तक तो वो था कि यार 10 ऐसे दे देंगे, उनमें से 4 फंस जाएंगे। हम लोग भी देते थे, वो भी फंस जाते थे। लेकिन जो पीएससी पिछले बार ट्रेंड बदला, वो दे दिया सांस्कृतिक पॉल्यूशन, सांस्कृतिक प्रदूषण। बच्चे फंस गए, कुछ भी लिख के आ गए कि प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और सांस्कृतिक प्रदूषण। तो ऐसे नहीं करना है। और मतलब इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यार, 200 नंबर की चीज है, छोटी मोटी चीज तो है नहीं। पेपर 1 भी अपन, सी सेट जिसका ठीक ठाक है, पेपर 1 भी ध्यान नहीं देता। तो जो चीजें आप प्री के लिए नहीं पढ़े हो, उनको छोड़ना नहीं। मैं ये आपके सामने इसलिए रख दिया कि यार ये नहीं छोड़ता है। आप अगर बोलोगे ना कि मेरे से संविधान छूट गया, तो मैं फिर भी मान लूंगा कि चलो प्री में जो पढ़े हो कुछ तो लिख के आ जाओगे। लेकिन जैसे लोक प्रशासन है, ये भी अपन प्री में नहीं पढ़ते। तो ये ज्यादा मत पढ़ो, ये 25 नंबर का आता है। वो इसीलिए हम लोग एक पतली बुकलेट बनाए थे। वो पतली बुकलेट उतना ही पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, जहां से आप पढ़ते हो उतना ही पढ़ो, लेकिन छोड़ो मत। मतलब ये 25 नंबर आप बिल्कुल ऐसा दे के नहीं आ सकते ना। एक एक नंबर से रैंक डिसाइड होता है, अगर आप देखोगे पोस्ट डिसाइड होती है एक एक नंबर से। तो पहली चीज प्लानिंग है कि कोई चीज छोड़ना नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपसे ना मेंस में मेन चीज है उत्तर लिखना। आपके पास कितना ज्ञान है ये मैटर नहीं करता, आप उस ज्ञान को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो मैटर करता है। अब मेंस में तो वही चीज है ना भाई। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत ज्ञान है, और ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास कम ज्ञान है, लेकिन बहुत ज्ञान वाले भी कम ज्ञान वालों से कम नंबर पाते हैं। जिस बार मेरा सिलेक्शन हुआ, हो सकता है मेरे से ज्यादा ज्ञानी लोग सेलेक्ट, मतलब मेरे से ज्यादा रैंक आया होगा। मैं उसके बाद फिर भी मेंस दिलाया। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, ज्ञानी और कम ज्ञानी में क्या अंतर। कम ज्ञानी नहीं बोल रहा हूँ, ज्ञानी और इंटेलिजेंट आदमी में क्या अंतर होता है। जैसे मेरा विषय ना पॉलिटिकल साइंस है, ये विषय मैं पढ़ता हूँ, इसी में मेरा बीए ऑनर्स है, इसी में मेरा एमए है, और ठीक ठाक नंबर से है। इसी में मेरी पीएचडी है, इसी में मेरा जेआरएफ है, और जेआरएफ भी ठीक ठाक है। मतलब वो शायद उस समय भारत में पहला था, मतलब नंबर सबसे ऊपर था। दूसरा विषय पबेड है, ये भी मेरा विषय है, इसमें भी मेरा नेट है।
अब आपको लगता होगा भैया फिर तो वो जो 50 नंबर आता है पेपर 3 का, मैं अपनी बेइज्जती जानबूझ के कर रहा हूँ आपको एक चीज सिखाने के लिए कि 50 नंबर का वो तो आपके हाथ में होगा। और ये जो 50 नंबर का पेपर 3 का पार्ट 2 है, उसमें मेरे जितने नंबर आते हैं उससे ज्यादा किसी ऐसे बच्चे के भी नंबर आए जब मैं दिलाया, जो केवल बीटेक है, और वो एक पतली किताब पढ़ा, संविधान और लोक प्रशासन की, और उसका मेरे से ज्यादा नंबर है। तो ज्ञान तो उसका मेरे से ज्यादा नहीं होगा ना। मतलब ज्ञान तो भाई इतना कोई थोड़ी पढ़ता है एक ही विषय को, लेकिन उसकी रणनीति सही है, उसको पता है कि कितना पढ़ना है। मेरे से अगर आप कुछ पूछोगे कि सम प्रत्यायोजन, मैं आपको 4 घंटे पढ़ा सकता हूँ, उसको केवल 4 लाइन पता है। लेकिन वो 4 लाइन जो लिख दिया ना, क्योंकि 4 लाइन ही पूछता है मेंस में, और मेरे पास 4 घंटे हैं, तो मैं वो क्या 4 लाइन लिखूंगा मेरे को कोई आइडिया नहीं है, तो उसको मेरे से ज्यादा नंबर मिलेगा। तो यहाँ ज्ञान का खेल नहीं है, मैं आपको ये सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि ज्ञान का कोई खेल नहीं है। खेल है आप कैसे किसी चीज को अप्रोच करते हो। आपके सामने, अब अगली चीज अपन आते हैं, आपके सामने एक सिलेबस है। देखो इसके इस वीडियो में कोई कुछ बना के भी नहीं लाया हूँ, बस जो दिमाग में आते जा रहा है उसके हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। कोई मतलब पहले से एक पैटर्न नहीं है कि ऐसा ऐसा होगा, जो आते जाएगा। छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसके बाद फिर आप लोग जो बोलोगे वो करते जाएंगे। आपके सामने सिलेबस है, सिलेबस में जो बिंदु लिखे हैं, आपको वो कवर करना है, और कुछ नहीं करना है मीन्स। और उसको आपको ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 5, 6 पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। मतलब सिलेबस में अगर लिखा है नवीन लोक प्रशासन, तो उसके बारे में 3, 4, अब वो टॉपिक देख के कि यार 2, 4 नंबर का ही आएगा, ये 8 का आ सकता है, ये 10 का आ सकता है, ये 15 का आ सकता है, वो आपको एक समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो 8 नंबर के हिसाब से तैयार कर लो। 8 नंबर को आप 15 में भी लिख सकते हो, 8 को आप 4 और 2 में भी लिख सकते हो। तो हर टॉपिक के बारे में आपके पहला टारगेट ये होना चाहिए कि सिलेबस में जितने बिंदु लिखे हैं, अगर इतिहास में लिखा है 1857 की क्रांति के कारण, तो आपके दिमाग में कारण 5, 6 पता रहना चाहिए। अगर सिलेबस में लिखा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी अगर आए तो आपके दिमाग में सोचने का समय नहीं है। हाँ, यहीं पे दूसरी चीज मैं बता देता हूँ, जो उत्तर लेखन बता रहा था। मेंस जो दिए हैं उनको पता है, जो देंगे उनको पता लग जाएगा। यहाँ सोचने का कोई खेल नहीं है। यहाँ आपके सामने सवाल है, आपको तुरंत वो पढ़ना है, तुरंत लिखना है, उसके बाद भी समय कम पड़ता है। तो आपको ना पहले से मतलब, कुछ सवाल आते हैं जो सोचने वाले रहते हैं, वो तभी सोच पाओगे जब ये जो फैक्चुअल सवाल है वो तुरंत लिख पाओगे। तो कोई भी सवाल आए आपके दिमाग में खाका बना रहना चाहिए कि अगर जमींदारी व्यवस्था आई, तो मैं पहली लाइन लिखूंगा 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद इन इन क्षेत्रों में लागू हुआ, ये चीजें थी जमींदारी में। और अच्छा यार टू फोकस हो रहा है। तो मतलब ना एक आपके दिमाग में हर टॉपिक के बारे में, आप वो कहीं से भी आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको आया कुछ भी नवीन लोक प्रशासन। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा पता रहे, लेकिन इसके जो 4, 5 पॉइंट हैं, जैसे नवीन लोक प्रशासन में आप एक प्रासंगिकता के बारे में लिखना है, एक मूल्यों के बारे में लिखना है, एक समता के बारे में लिखना है, एक परिवर्तन उन्मुखी के बारे में लिखना है। ये 4, 5 पॉइंट है नवीन लोक प्रशासन के, वो आपको पता रहना चाहिए। जैसे ही आया आप 1, 2, 3, 4 करके लिख दो। दूसरा, उत्तर लेखन में पॉइंट में ही लिखना है। जो नहीं बनता वो आप पैराग्राफ में भले लिख दो, लेकिन पॉइंट में लिखने का प्रयास करो, उससे नंबर ज्यादा आता है अभी तक का जो ट्रेंड है, और वो ट्रेंड आगे भी बने रहेगा। क्योंकि देखो एक चीज और समझाता हूँ मैं। उत्तर पहले कैसे चेक होता था कि एक व्यक्ति को एक कॉपी मिल जाती थी कि ये आपकी संविधान की कॉपी है, वो पूरे सवाल चेक करता था। अब क्या है नया ट्रेंड कि एक व्यक्ति को एक सवाल मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति को एक सवाल मिला, नवीन लोक प्रशासन क्या है। अब उसको जितने बच्चे हैं, 3,000 बच्चे अगर मेंस लिख रहे हैं, तो 3,000 बच्चों के इस सवाल को चेक करना है। अब पहला बच्चा है
जो ये लिखा कि नवीन लोक प्रशासन सम्मेलन लिख दिया, मान लो मिन्नो प्रथम सम्मेलन से आया, इसके प्रतिपादक ये थे, इसकी विशेषताएं हैं, पहली समता, समता की बात करता है, एक लाइन लिख दिया। दूसरी, और 2 नंबर का है तो लाइन नहीं भी लिखे तो भी चल देगा। दूसरा, परिवर्तन उन्मुखी है। तीसरा, प्रासंगिकता। चौथा, मूल्यों पर बल। और ज्यादा पॉइंट पता है तो एक दो इधर, तीन और इधर चार, जगह देख के करना है आपको। आप एक बच्चा ऐसा लिख दिया, अब वो दूसरे बच्चे की कॉपी चेक की और इस बच्चे को वो 2 में 1.5 दे दिए। मतलब खेल किस चीज का है मैं वो समझा रहा हूँ, कई बार आपको समझ में नहीं आता क्या खेल होता है। अब इस बच्चे को 1.5 मिल गया, अब दूसरे बच्चे की कॉपी आई जो लिखा नवीन लोक प्रशासन, एक नवीन प्रशासन है जिसमें लोक प्रशासन होता है, जिसमें बाकी चीजें होती है। तो आपको क्या लग रहा है दूसरे को इससे ज्यादा, अब वो देख लिए कि इसको तो मैं 1.5 दिया हूँ, अब जो वैसा लिखेगा उसको हो सकता है 0.5 मिले। कोई 2 ही पॉइंट लिखा तो इसको 1.5 दिए हैं तो उसको हो सकता है 1 मिले। तो ना, अब वो पूरा खेल है कंपैरिजन का, कि कोई बेस्ट आंसर है उसको 1 नंबर मिल गया और उसी के हिसाब से बाकी लोग को भी मिल रहा है। तो इसीलिए आपको अपना बेस्ट लिखना है। बेस्ट लिखने से 2 फायदा होगा, एक तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, वो एक समझ लीजिए आदर्श बन जाएगा, और उसके बाद उसी से बाकी लोग को नंबर मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट में लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि जो चेक करने वाले का दिमाग है वो पॉइंट में ही सोचता है ना, कि आप 6 पॉइंट लिखे दूसरा 4 लिखा, या कोई 4 पॉइंट लिखा उसको 1.5 दिया, अब कोई अगला आया वो 5, 6, 7 पॉइंट लिख दिया, तो हो सकता है उसको 1.75 दे दे या 2 दे दे, कि भाई जब उसको 1.5 दिया हूं तो इसको 2 दे देता हूँ। तो पूरा खेल इसी चीज का है। तो आपको ना हर जो टॉपिक है उसको पॉइंट में लिखने का प्रयास करना है। दूसरी चीज, क्योंकि अभी आप उत्तर लेखन लिखोगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दूसरा ये ध्यान देना है कि जो पूछा है वही लिखना है। इसी में मैं बता रहा हूँ कि नवीन लोक प्रशासन क्या है, उनके पास एक मॉडल आंसर है। मेरे को तो एक ही सवाल चेक करना है ना, अब तो मेरे पास पूरा मॉडल आंसर, अब मेरे को कोई झूठ नहीं बना सकता। अब इसी उत्तर के आधार पे मेरे को चेक करना है। अब कोई चालू किया कि लोक प्रशासन, लोक का प्रशासन है, अब इसमें नयापन नवीन लोक प्रशासन है, वो सीधा 0 देगा और आगे बढ़ेगा। अब इधर उधर की बात नहीं लिखना है, उनके पास एक उत्तर है, मतलब वो थोड़ा सा साइंटिफिक होने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास एक उत्तर है, जिस उत्तर के हिसाब से उनको चेक करना है। अब अगर आप कोई उत्तर लिखे जो उस उत्तर के हिसाब से नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो जो पूछा है वही लिखो ना, अगर पूछा 1857 की क्रांति के प्रभाव लिखिए। अब आप लिख रहे हैं 1857 की क्रांति भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति थी, जिसके कारण सैन्य विद्रोह था, आर्थिक कारण थे, सामाजिक कारण थे। अब ये शुरू की 3 लाइन लिखे, उसका कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि वो पूछे हैं प्रभाव, उनके पास मॉडल आंसर में प्रभाव दिया है, उनको प्रभाव के हिसाब से नंबर देना है। मतलब उनके पास सीधा सीधा साइंटिफिक चीज है कि ये भाई मॉडल आंसर है, इसको देख के तुमको नंबर देना है। अब उस मॉडल आंसर में अगर आपको कोई बोला कि 57 की क्रांति के प्रभाव बताइए, तो आप मॉडल आंसर में कारण लिखोगे क्या? तो यहाँ अगर कारण लिखा है तो उसका नंबर नहीं मिलेगा, कि जगह भी खत्म हो गई। तो ये ध्यान रखना है अब के नए पैटर्न में। अगली चीज ये है कि समय वाली दिक्कत आती है, तो पहले मिनट से तेज लिखना है। अब वो आप अपना बना लीजिए कि पहले 2 नंबर वाले बनाऊंगा, 4 वाले बनाऊंगा, 8 वाले बनाऊंगा, 20 वाले बनाऊंगा, 20 नहीं 15 वाले बनाऊंगा, लेकिन पहले मिनट से तेज लिखना। जनरली हमारी आदत क्या होती है, 1 घंटा आराम से लिखते हैं, फिर थोड़ा धीरे तेज होते हैं, फिर आखिरी में इतने तेज हो जाते हैं। पहले मिनट से तेज लिखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, बड़े सवाल नहीं छोड़ना है। छोड़ना कुछ नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि अब वो वाली भी दिक्कत नहीं है ना। पहले ये था कि यार मैं दूसरा सवाल कुछ भी लिख दिया, अब उसके कारण मेरा तीसरा सवाल गलत हो जाएगा, कि वो देख लिया कि ये दूसरा कुछ भी फेंका है, तीसरा मैं सही भी लिखूंगा तो भी दिक्कत होगी। अब वो समस्या खत्म हो गई ना। दूसरा सवाल कोई और चेक करेगा, तीसरा कोई और चेक करेगा। भाई आप कुछ भी लिखे तो इसमें 0 देगा, इस सवाल का इस सवाल में कोई असर तो पड़ना नहीं है। तो आप कुछ भी लिखो, मैं बोल रहा हूँ जो पता है वो लिख के आ जाओ, हो सकता है कुछ आधा नंबर देते, 0.25 दे दे, कुछ दया खा के दे दे कि यार इतना लिखा है, छोड़ के कुछ नहीं आना है।
क्योंकि एक सवाल का दूसरे सवाल में कोई असर नहीं पड़ता है। तेजी से लिखना है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, शुरू में 2, 4, 8, 10 वाले में जाते हैं, जो जो बन रहा है वो लिखते गए। और जब सेकंड राउंड में आते हैं तो ऊपर से नीचे आ जाते हैं, मतलब पहले 15 बनाए, फिर 10 बनाए, फिर 8 बनाए, 4 बनाए। 4 और 2 नंबर वालों में ना आप आखिरी के, आपके पास 1 मिनट है और आप 2 नंबर के 4 सवाल बना सकते हो। क्योंकि 2 नंबर वाले में सीधा फैक्ट लिखना है, शुरू में हम भले टाइम लेते हैं, आखिरी में तो कुछ भड़बड़ भड़बड़ लिख देंगे। 8 नंबर वाला आप भड़बड़ा के नहीं लिख सकते आखिरी के 1 मिनट में। इसीलिए अगर आखिरी में ये 2 नंबर वाले रखना, मतलब ये ध्यान रखना, शुरू में वही बनाते जाना जो बनते जाए, ये नहीं करना जैसे प्री में भी अपन करते हैं ना, कि जो छूटता है उसको छोड़ देना है। उसमें समय नहीं लगाना है, मैथ्स में, रीजनिंग में, किसी में भी। पहले वही बनाओ जो आपसे बन रहा है। कोई वो, उनको थोड़ी पता कि आप पहले इसको बनाए कि उसको बनाए। राइटिंग का भी कोई खेल नहीं है। आप 2 नंबर के में बहुत अच्छी राइटिंग बनाए कि मेरी राइटिंग अच्छी है, आखिरी में खराब की है। भाई 2 नंबर वाला अलग चेकर चेक कर रहा है, 6 नंबर वाला या दूसरा 2 नंबर वाला दूसरा चेकर चेक कर रहा है। तो शुरू से खराब राइटिंग बनाओ, कोई खराब राइटिंग मतलब ऐसी बनाओ कि दिख जाए लेकिन तेज लिखो, ये मैं समझा रहा हूँ। तो ये उत्तर लेखन का मतलब ये सब वीडियो भी होंगे हम लोग के, पेपर वाइज भी हैं कि किस पेपर में कैसे अच्छा नंबर लाना है। तो सब आप देख लेना, धीरे धीरे चर्चा भी करेंगे उसके ऊपर। तो अपन कहाँ पे थे यार? हाँ, कुछ भी बोलने का ये नुकसान होता है कि अपन भटक भी जाते हैं। तो सिलेबस आप सामने रखो। सिलेबस में जो बिंदु हैं, मतलब पीएससी सीधा सीधा दे दिया ना कि आपको इतना ही पढ़ना है, आप उतना ही पढ़ो। अगर उसमें लिखा है बाबा घासीदास का सतनाम पंथ, तो आपको देखना है बाबा घासीदास का सतनाम पंथ ही आएगा। सतनाम पंथ आएगा तो ये मैं 6, 7 पॉइंट ये लिखूंगा कि मन के एक समान होता है। पहले से आप सोच के रखोगे ना, तो फिर वहां लिख पाओगे जल्दी। आप ये सोच के जाओगे ना कि पहले मैं सवाल पढ़ूंगा, फिर वहां सोचूंगा, फिर लिखूंगा, तो फिर समय कम पड़ेगा ही। आपके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग होना चाहिए कि ये आएगा तो ऐसा लिखूंगा, ये आएगा तो ये पॉइंट लिखूंगा, ये आएगा तो ये पॉइंट लिखूंगा। पॉइंट भी कोशिश करना कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऊपर लिखना। मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट होना चाहिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जो थोड़ा फालतू वाले पॉइंट है वो नीचे लिखना। अगली चीज की, अगर कोई सवाल नहीं बनता है तो उसको पॉइंट में मत लिखना। जैसे मान लो कुछ भी पूछ लिया कि नवीन पब्लिक चॉइस थ्योरी क्या होती है, लोक चयन सिद्धांत क्या होता है, अब आपको उसके बारे में नहीं पता। अब आप पॉइंट में लिखोगे तो पकड़ लेंगे। तो ऐसे सवालों को ऐसे लिखो कि पैराग्राफ में लिखो। क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये आपके पास किसी चीज का नुकसान है तो फायदा भी है। आपके पास फायदा है ना, उसको थोड़ी पता कि आप बाकी चीज पॉइंट में लिखे हो, बाकी सवाल की पैराग्राफ में लिखे हो। तो आप लोक चयन सिद्धांत ऐसे लिखो। लोक चयन सिद्धांत वो सिद्धांत है जिसमें लोग चयन करते हैं, ये वो कुछ भी लिख दो, मिलना होगा मिल जाएगा, आता पौन नंबर। ऐसे अपना दिमाग लगाना है, मैं ये समझा रहा हूँ मेंस के पेपर में। अब रणनीति क्या हो, तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो करना है पेपर 1 में। मैं तो यहां तक बोलूंगा कि यार पेपर 1 को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लो। दिनचर्या का हिस्सा मतलब रोज पढ़ो, खासकर हिंदी और छत्तीसगढ़ी। हिंदी तो ज्यादा ही पढ़ो क्योंकि ये 100 नंबर का है, और ये अच्छे से पढ़ोगे तो छत्तीसगढ़ी भी हो जाता है। इंग्लिश जिसका अच्छा है वो ठीक है, जिसका बुरा है वो कम से कम इतना पढ़ लो कि यार 50 में 25, 30 वाला रेंज आप पा सको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो आप आइडिया लग जाएगा कि यार पैसे जाता ही है, प्रीसी राइटिंग आता ही है, ये आता ही है, इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। अब पकड़ लोगे, प्रीपोजिशन आता ही है, तो उस हिसाब से ना एक रणनीति बना के आप लोग बोलोगे तो अलग से एक वीडियो बना लेंगे कि कैसे रणनीति बनाना है इंग्लिश में नंबर लाने के लिए, छत्तीसगढ़ी में लाने के लिए, हिंदी में लाने के लिए। लेकिन रोज पढ़ो, रोज मुहावरे पलटाते रहो। चर्चा करो, आपके दोस्त हैं उनसे पूछो कि भाई इस मुहावरे का क्या होता है, इस मुहावरे का क्या होता है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। क्योंकि वो आप एक साथ बोलोगे ना कि मैं 4 दिन पढ़ लूं तो नहीं याद होता। छत्तीसगढ़ी पलटाते जाओ, कुछ टारगेट रख लो कि आज मैं, अब जैसे जनरली विनय कुमार पाठक से ही आता है और कई किताब हैं, लेकिन बाकी किताब फिर कितना पढ़ पाओगे, एक अपनी मानसिक वो भी क्षमता रहती है। तो विनय कुमार पाठक के टारगेट कर लो कि मैं रोज 10, 10 पेज पढ़ूंगा या 5, 5 पेज पढ़ूंगा जहां सवाल आ रहे हैं। और वैसे करके आपको
खत्म करना है पेपर 1। दूसरा है पेपर 2। इसमें अब मैं बोलूंगा कि थोड़ा समय, तो अभी तक मैं खुद बोलता था कि भाई हम दे देंगे, उसको पढ़ लेना, उससे हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे पीडीएफ होगा टेलीग्राम चैनल में, वो डाउनलोड कर लेना, वो डाल भी दिए हम लोग, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जो ऐसे पिछले बार आ गए हैं वो छोड़ के बाकी सब इम्पोर्टेंट है। कुछ चीजें जैसे इस बार का बजट है, बजट हर बार का इम्पोर्टेंट होता है, इस बार का फिर इम्पोर्टेंट है। नक्सलवाद है, वो टॉपिक हम लोग अलग से ले आएंगे कि भाई ये 10-20 टॉपिक तो जरूरी है, इसके अलावा और जो कर सकते हो वो कर लेना। और थोड़ा सा ना अपने स्कोप को बढ़ाओ, जैसे सांस्कृतिक प्रदूषण है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप नहीं सुने थे, आधे बच्चे नहीं सुने थे, पेपर दिला के आधे लोग का मैसेज आ गया कि भैया हम कुछ भी लिख के आ गए। तो ऐसी चीजें नहीं करना है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इस टाइप की चीजें नहीं करना है। थोड़ा सा अपना स्कोप बढ़ाना है, और अगर उसका मतलब आपको नहीं पता तो दूसरा ऐसे अटेंड कर लो, वहां पे बुद्धिमानी करना है ना। ये थोड़ी कि भाई सांस्कृतिक प्रदूषण तो कुछ भी। तो वो ध्यान रखना है पेपर 2 में आपको, मतलब कुछ टॉपिक रहेंगे और कुछ आपको अपना कोशिश करना कि जो यूपीएससी में से आ चुके हैं। अब पीएससी कुछ भी कर सकता है ना, थोड़ा और मान लो ऐसे टॉपिक दे सकता है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये सब कोचिंग वाले निकाल देते हैं, उसी से आ जाता है। तो वो भी तो अपनी ईगो पे लेंगे ना। तो कुछ ऐसे टॉपिक दे सकते हैं जो नए हो, तो हमको उसके बारे में भी तैयार रहना है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा अपना स्कोप बढ़ाना है आपको, वो हम लोग भी प्रयास करेंगे। कम से कम इतना तो पता रहे कि कोई टॉपिक है उसका मतलब आपको पता रहे। तो क्या है, क्या लिख सकते हैं, जैसे अब उसके बारे में, आर्द्रभूमि के बारे में आ गया, तो एक पता रहना चाहिए कि अच्छा ये चीजें हैं, ये चीजें हम लिख सकते हैं। ऐसे का भी वीडियो फिर से बनाएंगे, लेकिन मैं जब तक, अगर आपको अभी तुरंत देखना है तो कैसे ऐसे लिखते हैं, कैसे किसी के बारे में सोचते हैं, कोई भी टॉपिक आया, मान लो सांस्कृतिक प्रदूषण आया, तरीका ये होता है पहले सवाल पूछ लो कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कब से चालू हुआ, कहाँ से चालू हुआ, क्यों चालू हुआ। ऐसे सवाल पूछोगे तो बहुत सारी चीजें खुल जाती है। फिर उसका वो देख लो, टाइमलाइन देख लो कि प्राचीन काल में कैसा था, मध्यकाल में कैसा था, आजादी की लड़ाई में कैसा था, 50 के दशक में कैसा था, 70 के दशक में क्या हुआ, अभी के दशक में क्या हुआ। ऐसे खोज सकते हो। फिर जो आपके मेंस के पेपर हैं उस हिसाब से देख सकते हो कि इसका सामाजिक पहलू क्या है, आर्थिक पहलू क्या है, राजनीतिक पहलू क्या है, ऐतिहासिक पहलू क्या है, मतलब जो भी धार्मिक पहलू क्या है। तो ऐसे भी आप किसी टॉपिक को खोज सकते हो। इसमें चुनौतियां क्या है, संभावनाएं क्या है, मुद्दे क्या है। तो कोई भी टॉपिक आया ना, जब आप इतने सारी डायमेंशन में सोचते हो तो आपको लिखने लायक मैटर मिल जाता है। तो एक चीज अब ध्यान रखना कि ऐसे कोई टॉपिक आ सकते हैं जो आप ना पढ़े हो, जो आप तैयार नहीं किए हो, और आपको वहीं लिखना है। तो उसकी तैयारी भी आपको पेपर 2 में करना है। पेपर 3 की अगर बात करें तो हिस्ट्री, जो इंडियन हिस्ट्री है वो वाला सेक्शन आपको सिलेबस सामने रखना है, जो जो टॉपिक है उतना ही पढ़ना है। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में फिर से बोल रहा हूँ कि यार राम कुमार बिहार अब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से सवाल आ रहा है ना। सोमेश्वर की विजय पूछ रहा है, वही वहीं से है। और पॉलिटी तो आप जो पढ़े हो, जो प्री में नहीं पढ़ते उसमें जो लिखा है वो देखना पड़ेगा। और पबेट कर, इसका वीडियो लेक्चर भी है श्री जी एकेडमी वाले में, शायद आशीष सर लिए हैं, पूरा खत्म किए हैं, तो वहां से भी देख सकते हो और कहीं से भी देख सकते हो। लेकिन ये आप एक अपना नोट्स बना के 20-25 पेज का खत्म कर दो, ऐसा रहे। पेपर 4 ऐसा है कि इसका मैं प्रीवियस ईयर लेके आराम से स्ट्रेटजी बताएंगे, क्योंकि ये ना आप कवर नहीं कर सकते, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है ये यार कहीं से भी पूछ रहे हैं। तो अपने को थोड़ा सा रणनीति बना के, अब उनको तो अपन बदल नहीं सकते, पिछली बार लेटर एटर भी लिखे थे, सब कुछ किए थे, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना है, समझना है कि अब 12th का ही आ रहा है, तो जिस पोर्शन से आ रहा है ना उसको हाईलाइट करें अपन। दूसरा मैथ्स रीजनिंग इसमें खींचना है। इसमें आप बहुत वो नहीं कर सकते, कुछ और पूछ देंगे, वो क्या कर लोगे, हर बार वो मजाक करते हैं। तो इसमें तो आपके रेंज में ही सवाल आएंगे ना, मैथ्स रीजनिंग, वो कर लो। ये जो इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, ये मैं वही बता भी रहा था, कुछ लोग से ऐसी चर्चा हो रही थी, हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे ना,
और अब इन्वायरमेंट का सवाल देखा तो मेरे को लगा यार उसी रेंज में है सवाल, ऐसा कोई खतरनाक तो है नहीं, क्वांटम कंप्यूटिंग ये वो, लेकिन पीएससी के हिसाब से वो खतरनाक थे। तो थोड़ा सा आपको अपना जो मटेरियल है, जो किताबें हैं, उसको यूपीएससी की तरफ मोड़ना पड़ेगा। जैसे टेक्नोलॉजी है, अब जो मेंस 365 आता है विजन का, उसमें बहुत सारे मीटर मिल जाएंगे, तो वो हम लोग करेंगे आपके लिए। खुद से मत मेहनत करना। मैं बस एक इशारा किया कि यार यूपीएससी वाली चीजें कुछ आ रही। पेपर 5 में इकोनॉमी है। यहाँ भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछते रहे, तो अब अपन यूपीएससी पूरा थोड़ी पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस देखना है। सीजी इकोनॉमी है, इसके लिए तो इकोनॉमिक सर्वे को आपको अभी प्री दिलायत समझ में आ गया होगा, भाई वहीं से सवाल आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे आपको करना ही पड़ेगा। और फिर सीजी जियोग्राफी है, ये भी समझ में आ गया होगा कि अब जब प्री में कोई एलन वर्मा से बना रहा है तो मेंस में भी एलन वर्मा से बनाएगा, तो एलन वर्मा थोड़ा सा देखना पड़ेगा जो मेंस के टॉपिक उसमें। पेपर 6 दर्शन। दर्शन अपने को ना जो दार्शनिक है बहुत नहीं पढ़ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक दार्शनिक के बारे में 6 बिंदु याद कर, बस उससे ज्यादा मत करो, जो आए वही लिख दो। भाई बहुत वो घुमा के पूछेगा तो वैसे भी नहीं बनेगा, सीधा सीधा पूछेगा तो बनना चाहिए। और कोई भी दार्शनिक है उनके बारे में आपको 6 बिंदु पता है, कोई भी सवाल पूछे आप घुमा के वही उत्तर लिखो और ये 6 बिंदु लिख दो, उत्तर सही रहेगा। क्योंकि दार्शनिक का दर्शन तो वही रहेगा ना, दर्शन थोड़ी बदल जाएगा। तो ये हम लोग कोशिश भी की है, मतलब मैक्सिमम दार्शनिक हो भी गए हैं, कुछ एक दो बच्चे होंगे तो बच्चे होंगे, तो खत्म कर देंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे बकायदा, तो वहां से भी कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये खत्म कर लेना। समाज शास्त्र, इसमें भी वही प्रयास करना है। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक दो सवाल ऐसे आ रहे हैं जो किसी उससे पूछ रहे हैं, वो सोशियोलॉजिस्ट से, वो जनरली आपकी किताब में नहीं, लेकिन उनके पीछे जाओगे कि दुर्खिम का आत्महत्या सिद्धांत, तो फिर सबका पढ़ते रहोगे, फंस जाओगे। तो इनके पीछे मत भागो यार, एक दो सवाल आएंगे तो आने दो, बाकी जो आपके सिलेबस में वो अपने को कवर करना है। वे वो आएंगे, कुछ भी लिखेंगे, नंबर मिल रहा होगा मिलेगा। और फिर छत्तीसगढ़ का जो ट्राइब है वो जनरली सरल ही पूछते हैं इन लोग, मजा आता है इसको बनाने में, तो इसमें लोड नहीं लेना है। थोड़ा सा आप ग्रंथ अकादमी वाली किताब पढ़ सकते हो, और जो आपके प्री का ज्ञान है वो काम आएगा। पेपर 7 ना थोड़ा सा बदला है, अभी तक जो था इसका जो पार्ट, सबसे ज्यादा तो 3 बदला है। 3 सीधा सीधा ना वो वेबसाइट से पूछा है, इसमें भी वही मेरे को लगा, मैं सवाल देखा, आप लोग के लिए वो नया है, हम लोग जोड़े हैं, हमारे लिए वो नहीं है नया, वो चल रहा है चर्चा में, लेकिन आप अभी तक वो नहीं पढ़ते, आप उससे नहीं जुड़े हो, तो आपके लिए वो नया है। तो ये हम लोग ना, अब इसको तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ। पार्ट 3 जो है, खासकर जो इंस्टीट्यूट है यूजीसी में क्या चल रहा है, अब वो पुराना, अब जैसे वो तो अब आप लोग सब जुड़े हो तो आपको पता है कि एक हम लोग ट्रिक बनाए थे कार में जीपीएस, कोई भी संस्था है यही काम होता है, सी से कोऑर्डिनेटिंग, सी से कंट्रोल, ए से एडवाइजरी, आर से रिसर्च, और कुछ कुछ था, वो वीडियो ही है, मैनेजमेंट, ग्रांट देना, पी से कुछ था, एस से था स्टैंडर्डाइजिंग, सिलेबस बनाना। तो 15-16 काम इसी ट्रिक से बन जाते हैं, सब में कुछ जो उसके रिलेटेड है वो चिपका दोगे तो काम हो जाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि पीएससी अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है, तो हम हर में जीपीएस लगा के थोड़ी काम करेंगे। पेपर 1 जो है यार, इसमें भी ना थोड़ा सा समय दे दो, कोई भी एक्ट है उसके बारे में थोड़ा अंदर से घुस के देख लो, बहुत एक्ट तो है नहीं, तो जितने भी एक्ट हैं, मान लो एट्रोसिटी एक्ट है, या ह्यूमन राइट वाली चीजें हैं, जो भी आपके सिलेबस में महिलाओं से जुड़े होते हैं, तो वो हम लोग को क्या है थोड़ा सा घुस के पढ़ लेंगे। इनमें अपन समय नहीं देते, ऐसे ईमानदारी से आपको भी पता है कि जितना हम दर्शन पढ़ते हैं ना, उतने ही पेपर 7 मिला के पढ़ते हैं, जबकि दर्शन 75 नंबर का और पेपर 7 200 नंबर का है, तो पेपर 7 को थोड़ा समय देना है। पेपर 2 में भी थोड़ा सा वही काम करेंगे, और थोड़ा सा एनालिटिकल होंगे। पीएससी आपसे चाह रहा है कि केवल रटंत विद्या से ना हो, थोड़ा सोच समझने वाली भी विद्या हो। तो ये मैं खासकर 3 और 2 तो कोशिश करूंगा, 1 तो यार लॉ वाली चीज है, तो फिर भी अगर बोलोगे तो वो भी करेंगे,
लेकिन 3 और 2 तो मैं कोशिश करता हूँ पढ़ाने की। तो ये तो हुआ पेपर वाइज बात। अगली चीज है हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं एक तो डेली आंसर की। अगर आप लोग बोलोगे शुरू करते हैं कि यार क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग उसी में आंसर दे देना और खुद मेहनत कर लेना यार, या जो अच्छा आंसर मिलेगा उसको मैं टिक कर दूंगा कि ये ज्यादा सही आंसर है, अगर बनेगा तो मॉडल आंसर डाल देंगे। तो मतलब वो आपके लिए है कि भाई क्वेश्चन है, आप आंसर लिखो उसमें डालो, आपकी एक प्रैक्टिस बने रहेगी क्योंकि लिखना जरूरी है। दूसरा, वीडियो में वही बोल दिया कि कोशिश करता हूँ जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके, खासकर जो आपके दिक्कत है जैसे दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, पेपर 7, लोक प्रशासन का ही गया है, और फिर उसके बाद जो भी बोलोगे साइंस वाला मैं बोल के रखा हूँ तो कर, हो जाए तो हो जाए। तीसरा, नोट्स अभी फिर से रीशेयर कर दिए हैं, पिछले वाले जो थे उनको थोड़ा सा अपडेट करके बाकी चीजों को भी जोड़ के ये भी पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में डालने का प्रयास करेंगे। चौथा, मेंटरशिप, ये मैं तभी कर पाऊंगा जब रिजल्ट आ जाएगा तो अपन एक ग्रुप बना लेंगे। आधे से ज्यादा तो जुड़ा ही है, जो बचे बचे होंगे उनको भी जोड़ लेंगे। और वहां पे फिर आपकी जो भी दिक्कतें हैं, क्योंकि मतलब देखो वही चीज है कि सबके साथ नहीं कर सकते ना। मतलब जिसको भी जो भी दिक्कत है, जो मेंस दिला रहा है उसका पहला हक है, मतलब उनका सीधा सीधा एग्जाम है। तो जो क्लियर कर लेगा, प्री क्लियर कर लेगा, उनका थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि फ्री मेंटरशिप फ्री लगा देता हूँ भाई। ऐसा ऐसा नहीं लेते भाई। तो ये वाला भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं। और कहीं भी फ्री है तो फिर वो बहुत ज्यादा, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि पहले से ना काम थोड़ा सा बढ़ गया है, पारिवारिक भी, सामाजिक भी, नौकरी वाला भी, जो भी कारण हो पता नहीं है। तो उससे क्या है ना, समय थोड़ा सा कम मिलता है। कम मिलता है तो जितना कर पाते हैं उतना कर पाते हैं, तो उसके लिए गुस्सा ना मत किया, आप ये बोले ये नहीं किए, ये एक दिन में नहीं किए, रोज वीडियो नहीं डालते। वैसे आप लोग का गुस्साना भी अच्छा लगता है, जनरली हम उसके ऊपर गुस्साते हैं जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, जिसके ऊपर विश्वास करते हैं, जिस पे हक जता सकते हैं। तो वो आपका हक है। अब वही जैसे फिर याद आ गया अभी कट ऑफ वाली चीज, अब कोई ना कोई तो देखता ही होगा। मैं बोला था इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो अभी तक देख रहे हैं, देखो सीधी सी बात है, सीधी सी बात ये है कि आपको तैयारी करना है। अभी जैसे अगर आप देख रहे हैं, अगर आपका, क्या मैं बोलूं, जनसंख्या भी खुद से बोलना डर लगता है। तो अगर आप अभी तैयारी कर रहे, आपका अगर 90 से ऊपर है तो आप मेंस की तैयारी करो। सीधी सी बात है कि भाई 90 से ऊपर है, मेंस की तैयारी करो। अगले 10-15 दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा, फिर कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी भिड़ के मेंस की तैयारी करो और मत देखो। बस मैं इसलिए बोल रहा था कट ऑफ 100, और कोई कारण नहीं, मैं भी 90 बोल देता, मेरे को 90 बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। मेन बात ये थी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ मेरे बिल्कुल खास लोग भी हैं, पारिवारिक लोग भी हैं, बिल्कुल जान पहचान के भी हैं। वो बार बार पूछे और चीज ये हुई कि वो बोले भैया मंडी की तैयारी करें या इसकी करें। अगर इसकी करेंगे तो फिर आंसर राइटिंग लिख करने लगेंगे, फिर पेपर 7 पढ़ने लगेंगे, दर्शन पढ़ने लगेंगे, और मेरा 91 नंबर है। तो फिर उसके बाद मेरे को लगा कि यार 91 नंबर अगर है तो पहले अभी 15 दिन में रिजल्ट आ जाना। तुम 15 दिन आंसर राइटिंग करोगे, पेपर 7 पढ़ोगे, और धोखे से अगर नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोग का तो नहीं होगा, ये तो आपको भी पता है, और धोखे से अगर नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा मंडी वाला पेपर भी बिगड़ेगा, या और कुछ भी बिगड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा दिमाग में है कि मंडी उप निरीक्षक भी दिला सकते हो आप, और अगर आपका 90 से 100 वाले रेंज में, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मेंस की तैयारी करो भाई, अच्छे से करो, मैं खुद करा रहा हूँ। लेकिन मेंस के वो विषय पढ़ो जो मंडी में भी आने वाले, कम से कम ये 15 दिन। भाषा पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, छत्तीसगढ़ पढ़ लो, 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट आएगा उसके बाद अगर आप सफल होते हो तो मेंस फुल फ्लेज भिड़ जाना, नहीं होते हो तो मंडी तरफ चल देना, आपके 15 दिन बर्बाद नहीं होंगे। और कोई लक्ष्य नहीं है मेरा है, तो मैं भी 85 प्लस बोल दूं, 90 प्लस बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 बोलने का बस यही कारण था कि इनका 15 दिन 20 दिन बर्बाद ना हो। लेकिन बाकी जिनको मंडी की तैयारी नहीं करना, वो मेंस की भिड़े रहो।
हो सकता है कटअप 85 भी बल चल दे, हो सकता है 86 भी चल दे, हो सकता है 82 भी चल दे, किसी को नहीं पता। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। किसी के पास कोई डाटा नहीं, किसी के पास कोई साइंस नहीं। कट ऑफ कुछ भी चल दे सकता है और मैं उसके खुश होऊंगा कि मैं गलत प्रूफ हुआ। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग दिलाओ, वो तो मैं कोई कोई क्यों नहीं चाहेगा। तो इसीलिए मतलब बहुत परेशान मत हो, आराम से रहो। और कट ऑफ कम जा सकता है, इसलिए तैयारी करते रहो। जिस दिन रिजल्ट आएगा हो सकता है आप सफल हो सकता है ना हो। नहीं होगे तो भी तैयारी करते रहना, मैं ये बता रहा हूँ। कई लोग ना छोड़ देते हैं कि बिल्कुल भिड़े रहते हैं 15 दिन, उसके बाद छोड़ देते हैं। आपको अभी समझ में आ रहा है ना कि भाई 2 ढाई महीने मेंस है, 2 ढाई महीने में क्लियर कर पाओगे क्या? तो एक बार पढ़ लो अभी, उसके बाद फिर प्री दिलाना, फिर अगले बार आसान हो जाएगा। इसलिए मेंस की तैयारी करते रहो, साथ में हम लोग कराने के लिए हैं ही। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताना, बाकी टेलीग्राम है ही। और रणनीति सबकी अपनी अपनी होगी, प्लानिंग सबकी अपनी अपनी होगी। कोई अगर ऐसा आप लोग बोलोगे कि एक कॉमन प्लानिंग बता दो तो फिर बता देंगे यार, उसमें बताने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लानिंग एक आपकी अपनी होना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि कोई चीज छूटे ना, रिवीजन कम से कम 2 बार हो जाए, ये आपको ध्यान में रखना है। आप लोग अभी तक देख रहे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।